हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम कर रहे हैं सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 फॉर मे 25 एग्जामिनेशंस। तो पहला क्वेश्चन है केस सिनेरियो का आपके सामने। एम लिमिटेड है जो इंगेज है इन प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के अंदर। इट ऑल्सो रन्स अ चेन ऑफ जिम्स। एम लिमिटेड प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडेक्स लगा के। तो पहला पॉइंट आपको दे रखा है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर क्या है 10,000। नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है प्रोडक्शन की 2000 मेट्रिक टन। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, इससे आपका निकल गया एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट आपका क्या आ गया, 5 रुपए। 5 कैसे आया, 10,000 डिवाइडेड बाय 2000। ये आपका 5 का रेट निकल गया एब्जॉर्प्शन का। इट इज कंसीडर्ड दैट देयर इज नो क्वार्टरली और सीजनल वेरिएशन, देयरफॉर नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द क्वार्टर इज 500 मेट्रिक टन। और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितने हैं हर क्वार्टर के, 2500। अच्छा, फर्स्ट क्वार्टर में आपने 400 यूनिट प्रोड्यूस करी, तो 5 रुपए के हिसाब से आपने एब्जॉर्ब करा होगा। 2000 रुपए आपने एब्जॉर्ब कर लिए, इनकर हुए 2500। तो 500 रुपए क्या हो गए अंडर एब्जॉर्ब। ये आप कहाँ डाल दोगे, ये डाल दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और अगले क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में यानी कि इसका आप क्या कर दोगे, रिवर्सल पास कर दोगे। सेकेंड क्वार्टर में आप इन दोनों का क्यूमुलेटिव लेकर के चलोगे, क्योंकि आप हमेशा कैलकुलेट करते हो वाईटीडी बेसिस पे। तो 1000 इंटू 5 माइनस 2500 और 2500 दो 5000 की पेमेंट एक्चुअल इनकर हुए हैं। तो ओवर और अंडर हो गए जीरो। तो आपका क्या कहते हैं, सेकंड क्वार्टर में ओवर और अंडर एब्जॉर्ब जीरो आ गए। थर्ड क्वार्टर में आप इन तीनों को लेकर के चलोगे, 6 4 10 और 5 1500 यूनिट इंटू 5 और 25 या 75। मैं कैसे निकाल रहा हूं कि 2500 एक क्वार्टर के तो 3 क्वार्टर के 7500, 2500 एक क्वार्टर के तो 2 क्वार्टर के 5000 थे। इसमें भी अंडर और ओवर आपके जीरो आ गए। फोर्थ क्वार्टर के अंदर आप इन चारों को लेके चलोगे, 1900 इंटू 5 ये कितना निकल कर आता है, 1900 इंटू 5 ये निकल कर आता है 9500। और आप एक्चुअली में जो आपके खर्चा हुआ है वो हुआ है 10,000 का। तो 500 क्या हो गए, अंडर एब्जॉर्ब हो गए। आप इसको कहाँ डाल दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो क्वार्टर नंबर 1 से भी आपका मैच करेगा। तो इसीलिए हम वाईटीडी बेसिस पे चलते हैं कि अब तक कितना क्या होना था, क्या माइनस क्या हो चुका है, डिफरेंशियल की ट्रीटमेंट। ठीक, फिर उसके बाद वो आगे कहता है, ऑन 1 अप्रैल 2001 को एम लिमिटेड ने सेल करी जिम मेंबरशिप 7500 रुपए की हर एक मेंबर को फॉर फर्स्ट ईयर। 100 कस्टमर्स को ये बेचा विद एन ऑप्शन टू रिन्यू एट अ डिस्काउंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड ईयर एट ₹6,000 पर ईयर। एम लिमिटेड को लगता है कि एट्रिशन रेट 50% है, हर साल 50 बंदे नहीं आएंगे। तो जब आपने उनको ये ऑप्शन दे दिया कि अब आप डिस्काउंट पे भी ले सकते हो मेंबरशिप, क्योंकि आप 7500 रुपए का प्राइस पे कर रहे हो, इसका मतलब इस 7500 में उस डिस्काउंट की जो आपने राइट उनको दिया है, मटेरियल राइट, उसका दाम भी इंक्लूड था। तो इसके अंदर दो चीजें हैं, एक जो आपने उनको वादा किया है, किस चीज का वादा कि आप डिस्काउंट पे ले सकते हो, दूसरा करंट मेंबरशिप का दाम। तो आपको 7500 के दोनों हिस्से निकालने पड़ेंगे। करंट मेंबरशिप आपका रेवेन्यू होगा, और जो आपने वादा करा है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी होगी, और अल्टीमेटली आप उसको सेटल करा जाओगे। तो आपको अगर निकालना है कि आपने भाई कितना का वादा करा है, और तो आपको उसकी फेयर वैल्यू निकालनी पड़ती है कि कितने चांसेस हैं। फेयर वैल्यू का मतलब क्या है कि कितने चांसेस हैं कि कितने लोग जो हैं वो अवेल करेंगे। तो हम कहते हैं कि आपने 7500 रुपए चार्ज करे 100 लोगों से, अगले साल आपको 6000 मिलेंगे 50 लोगों से, क्योंकि 50 लोग तो छोड़ जाएंगे, मेंबरशिप अवेल नहीं करेंगे। और 6000 मिलेंगे अगले साल 25 से, क्योंकि इन 50 में से बाकी के 25 अवेल नहीं करेंगे, 25 ही अवेल करेंगे। तो टोटल कितने लोग हो गए, टोटल लोग हो गए 175। तो बताओ एक बंदे का कितना। तो ये हो गया 6000 इंटू 50, 6000 इंटू 50, 3 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 175। तो ये आ गया आपका ₹6857। तो 6857 आपका करंट मेंबरशिप का है, और जो बैलेंस है 7500 में से माइनस 7500, 643 किसका है आपका, जो आपने वादा बेचा है क्या आप डिस्काउंट पे ले सकते हो उसका है। तो आप एंट्री क्या डाल करके चलोगे, आप एंट्री डालोगे बैंक अकाउंट डेबिट फॉर 1 मेंबर की मैं एंट्री डाल रहा हूँ 7500। टू रेवेन्यू आप बुक करके चलोगे 6857 का, और टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आप बुक करके चलोगे 643 की। 1 नवंबर 2001 को एम लिमिटेड परचेज करता है 100 बकरियां
स्पेशल ब्रीड की फ्रॉम अ मार्केट 10 लाख रुपीज, जिसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या है 2%। तो आप एग्रीकल्चर इंड एस 41 के हिसाब से किस बेसिस पे दिखाते हो, जो इनिशियल रिकॉग्निशन भी करते हो वो करते हो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है 10 लाख लेस 2%, यानी कि 9,80,000 रुपए पे आप इसको दिखा करके चलोगे। फिर गोट की फेयर वैल्यू घट गई 10 लाख से 9 लाख हो गई। आप सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन भी किस पे करते हो, लेस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जो आएगा 9 लाख का 98%, क्योंकि 2% की जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, तो 9 लाख का 98% निकल कर आया रुपीज 8,82,000 माइनस 9,80,000। तो आपका सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन का फेयर वैल्यू लॉस आ जाएगा 98,000 का। कहता है इंड एस 34 के हिसाब से आपको बताना है अमाउंट ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो अलोकेट हुए और जो एक्सपेंस हुए फर्स्ट क्वार्टर में। तो फर्स्ट क्वार्टर में आपका क्या निकल कर आया था, फर्स्ट क्वार्टर में आपका अलोकेशन निकल कर आया था 2000 यूनिट, 2000 रुपए का, और ओ अंडर एब्जॉर्ब निकल कर आए थे 500। तो 500 आपने पीएनएल में चार्ज कर दिए होंगे, 500 डेबिटेड टू पीएनएल और 2000 कैपिटलाइज कर दिए। इंड एस 34 और एएस 2 के हिसाब से बताना है अमाउंट ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो एक्चुअल प्रोडक्शन में गए और एक्सपेंस में हुए सेकंड क्वार्टर के अंदर। तो सेकंड क्वार्टर में क्या घटना घटित हुई थी भाई, 5,000 आपने इन्वेंट्री के अंदर चार्ज करे थे और ओवर और अंडर आपका जीरो था, लेकिन इस 500 का रिवर्सल भी सेकंड क्वार्टर में ही है। तो यानी कि ये 500 पहले क्या हुए होंगे, डेबिट, क्योंकि अंडर अब्सॉर्ब थे, तो अब क्या होंगे, क्रेडिट। तो 500 का रिवर्सल सेकंड क्वार्टर के अंदर आएगा, 500 क्रेडिट होंगे टू पीएनएल और 5,000 कैपिटलाइज होंगे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड पर मेंबरशिप इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एंड द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी। तो वो आपने कितनी निकाली थी, वो आपने निकाली थी 6857 और 643, 6857 और 643। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट जो आपने रिकॉग्नाइज करनी है ऑन द डेट ऑफ परचेज, वो थी 9,80,000 की। और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गेन और लॉस जो आपने रिकॉग्नाइज करा था ऑन फेयर वैल्यूएशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट ऑन 31 मार्च, वो था 98,000 का, 98,000 का। केस सिनेरियो नंबर 2, पी लिमिटेड एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो प्रिपेयर करती है और प्रेजेंट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एएस के बेसिस पे, और आपको कुछ डेटा दे रखा है। वो कहता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितनी है 15,000 की। ये किसके लिए दे रखी है, फिक्स ओवरहेड के एलोकेशन के लिए आपको दे रखी है। ड्यू टू फॉल इन द मार्केट प्राइस एनआरवी फिनिश गुड्स की 20 रुपए हो गई और रिप्लेसमेंट कॉस्ट 9.5 हो गई रॉ मटेरियल की। आपको क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू निकालनी है। भाई आपको पता है फिनिश गुड्स किस पे मेजर होते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। यदि फिनिश गुड्स कॉस्ट पे है तो रॉ मटेरियल भी कॉस्ट पे, यदि फिनिश गुड्स एनआरवी पे है तो रॉ मटेरियल अपनी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे जाएगा। तो आपको रॉ मटेरियल निकालने के लिए पहले तो फिनिश गुड्स ही निकालना पड़ेगा। आओ जरा मेरे साथ फिनिश गुड्स निकालते हैं। मानो आप शर्ट बना रहे हो, फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन के लिए आप शर्ट बना रहे हो, तो पहले क्या लगेगा, पहले लगेगा कपड़ा। जितना कपड़ा कंज्यूम करा वो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। फिर आपने लेबर को पैसे दिए, लेबर को आपने दिए 76,500। फिर आपने ओवरहेड एब्जॉर्ब कराए होंगे 75,000 का ओवरहेड। नॉर्मली आप 15,000 किलो 15,000 शर्टें बनाते हो, तो 75,000 का रेंट का खर्चा, 15,000 शर्टें नॉर्मली बन जाती हैं। तो एक शर्ट पे कितना खर्चा एब्जॉर्ब करे, 75,000 डिवाइडेड बाय 15,000, एक शर्ट पे जी 5 रुपए एब्जॉर्ब करो तो काम बने। तो ठीक है जी, एक शर्ट पे अपन लोग 5 रुपए एब्जॉर्ब कर देंगे। फिर ये आ गई सेल्स, सेल्स से कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट से ये आ जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट और उससे आपकी फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। अब आपको निकालना है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आओ जरा निकाले कितना रॉ मटेरियल मेरा कंज्यूम्ड हुआ है। तो रॉ मटेरियल आपका कितना कंज्यूम हुआ है, ओपनिंग थी 1100 यूनिट की, प्लस खरीदी आपने 10,000 यूनिट की। एक बच्चा कहता है कि सर परचेस फिनिश गुड्स में तो कर सकते हैं। भाई अगर फिनिश गुड्स परचेस कर रहे हो तो फिर बेकार है, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता इसका मतलब। फिनिश गुड थोड़ा ना परचेस करते हो, स्टॉक इन ट्रेड आप परचेस करते हो। फिनिश गुड्स का मतलब है कि बना रहे थे माल, इन प्रोसेसिंग वो फिनिश्ड हुए हैं। स्टॉक इन ट्रेड आप परचेस करते हो, तो परचेजेस यहाँ पे आपने रॉ मटेरियल ही करा होगा, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 900। तो आपका रॉ मटेरियल यूनिट्स में कितना कंज्यूम हो गया, 1100 प्लस 10,000 माइनस 900, 10,200 यूनिट का आपका रॉ मटेरियल जो है वो कंज्यूम्ड हो गया। अब जरा देखो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 10 रुपए, और यहां पर भी कितनी है 10 रुपए, इसलिए उसने आपको कोई फीफो लीफो नहीं दिया। अगर वो आपको ये डिफरेंस होती कॉस्ट में तो आपको फीफो लीफो भी देता। तो बताओ रॉ मटेरियल 200 लगा, 10 रुपए का एक, तो फिनिश गुड्स में कितना रॉ मटेरियल लग गया, इंटू 10, 1,02,000 रुपए का आपका रॉ मटेरियल लग गया। आपने एब्जॉर्ब करना है 5 रुपए के हिसाब से फिक्स ओवरहेड, और आपने यूनिट बनाई है कितनी 10,200। तो आप ओवरहेड एब्जॉर्ब करोगे 10,200 इंटू 5, 10,200 इंटू 5, 51,000।
51,000 रुपए आप एब्जॉर्ब करके चलोगे, प्लस 76,500 प्लस 1,02,000, तो ये हो गया 2,29,500। यूनिट्स कितनी है? 10,200 यूनिट्स हैं, तो एक यूनिट का कॉस्ट कितनी आ गई? 22.5 की एक यूनिट की कॉस्ट आ गई। आपके पास एनआरवी उसने आपको दी थी 20 की, विच एवर इज लोअर, वो आ जाएगा 20। तो फिनिश गुड्स की वैल्यू निकल कर आ गई 24,000 रुपए। 24,000 रुपए। और रॉ मटेरियल 9.5 पे निकल कर आ गया, क्योंकि ये आपका वैल्यू होगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। तो 900 इंटू 9.5, 8,550, 8,550 पे आपका रॉ मटेरियल निकल कर आ गया। फिर उसके बाद वो कहता है कि पी लिमिटेड ने एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देखा है, जिसकी डिटेल क्या है कि भाई अप्रैल को दिया मार्च के लिए, तो 5 सालों की लीजेज है, 5 ईयर, 12% का रेट, 10 लाख रुपए देने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आपको 5th ईयर में 10 लाख रुपए मिलने हैं, जिसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है? 5,6,7,4,2,7। आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेकर आओगे आज के टाइम पे कितनी है, और आज आपने कितने रुपए दिए हैं? 10 लाख रुपए दिए हैं। तो 10 इंटू 0.567427, ये निकल कर आ गया 5,67,000। क्या हो गया? 10 लाख इंटू 0.567427, 5,67,427। और 10 लाख रुपए आपने दिए थे। आपको अगर 5 सालों के बाद 10 लाख रुपए चाहिए थे, तो आज आप 5 लाख रुपए, 5,67,000 रुपीज देते, तो आपको 5 सालों के बाद 10 लाख रुपए मिल जाते 12% की रेट पे। बट आपने एक्स्ट्रा दिए हैं 10 लाख रुपए, तो जो एक्स्ट्रा दिए हैं वो क्या है? वो है आपका प्रीपेड रेंट। आपने शायद रिलीज है कि, तो आपने रेंट पहले पे कर दिया, तो -10 लाख, तो निकल कर आ गया 4,32,573। ये सब कौन से इंड एएस में हो रहा है? ये इंड एएस 109 में हो रहा है। एक बच्चे ने पूछा, सर आपने प्रीपेड रेंट क्यों बोला? क्वेरी आई थी, प्रीपेड रेंट क्यों बोला? आरओयू में जाता है, हमने तो यही पढ़ा है। तो हाँ, आरओयू में जाता है, लेकिन आप ऐसे समझो ना, आप एंट्री करती हो 109 के अंदर, भाई आप फाइनल के अंदर हो। अब आप एंट्री करते हो 109 के अंदर, क्या एंट्री करते हो? आप एंट्री करते हो सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से? 5,67,427 से, 5,67,427 से। फिर आप दिखाते हो प्रीपेड रेंट, कितने रुपए से? 432,573, 432,573 टू बैंक 10 लाख रुपीज से। फिर इंड एएस 116 में आप कहते हो कि भाई प्रीपेड रेंट तो आरओयू के अंदर जाता है, तो आप कहते हो आरओयू अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट, कितना? 432,573, ये आप दिखाते हो। तो ये सीरीज है इंड एएस की एप्लीकेबिलिटी पे। इस पे आप क्या करते हो? आप ये वाली एंट्री डायरेक्ट कर देते हो, आप ये वाली एंट्री डायरेक्ट कर देते हो। तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया प्रीपेड रेंट आता नहीं है, अब तो आरओयू आता है। वो इसीलिए नहीं आता क्योंकि वो 116 की एंट्री है, तो प्रीपेड रेंट बन तो रहा ही है ना। एनीवे, वो आपसे पूछ रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताओ कितनी है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी निकल कर आएगी 2,29,500 की, 2,29,500 की। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये आया था 24,000। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कितनी आई थी? 8,550, 8,550। फिर उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने पे आपने दिखाया इनिशियली? 5,67,427 पे आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिखाया। प्रीपेड लीज पेमेंट आपने कितने की दिखाई? 432,573, 432,573। ए लिमिटेड एक्वायर करता है XYZ को इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑन 15 जनवरी 2001। फ्यू डेज बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन किसी कस्टमर ने क्लेम डाल दिया। फिर एबीसी लिमिटेड ने इंफॉर्मेशन के हिसाब से 1 करोड़ की लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज कर ली। 1 अक्टूबर 2001 को जो मेजरमेंट पीरियड के विद इन था, मेजरमेंट पीरियड कितने टाइम का होता है? 12 महीने का होता है। तो जनवरी से लेके आपका कब तक चलेगा? फरवरी तक चलेगा। तो अक्टूबर के अंदर आपने, एबीसी लिमिटेड ने 2 करोड़ से लाइबिलिटी बोली कि भाई फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी कितनी है? 2 करोड़ रुपए से। एबीसी लिमिटेड कंटिन्यू करेगा टू रिसीव एंड इवैल्यूएट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू क्लेम आफ्टर अक्टूबर 2001। इट्स इवैल्यूएशन डज नॉट चेंज टिल फरवरी। तो मेजरमेंट पीरियड खत्म हो गया और इवैल्यूएशन चेंज नहीं हुई। तो फॉर कंसोलिडेशन आपके लिए फाइनल नंबर क्या निकला? 2 करोड़। तो मेजरमेंट पीरियड में क्या होता है कि हम 12 महीने तक जो कुछ भी चेंज आता है, जैसे इसके अंदर आपने पहले अपनी नेट एसेट में 1 करोड़ माना, फिर उसके बाद जब आपने 2 करोड़ माना विद इन मेजरमेंट पीरियड के, लाइबिलिटी की वैल्यू 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ होनी चाहिए थी, तो आप ये मानोगे ये इंफॉर्मेशन इसी दिन थी।
जनवरी के अंदर ही थी, क्योंकि ये विद इन मेजरमेंट पीरियड आ गया। अगर ये मेजरमेंट पीरियड के बाद आता तो आप कहते कि नहीं नहीं नहीं, काम खत्म हो चुका है भाई, अब तो कंसोलिडेशन की सारी चीजें हो चुकी हैं। तो विद इन द मेजरमेंट पीरियड आप ऐसे समझ लो, आप उसे एडजस्टिंग इवेंट मान लेते हो, उसके बाद एडजस्टिंग इवेंट नहीं मानते। एबीसी लिमिटेड कंटिन्यू टू रिसीव एंड इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू क्लेम, अच्छा वो चेंज नहीं हुआ फरवरी तक। फिर व्हेन इट कंक्लूड दैट फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द क्लेम कितनी होनी चाहिए, 1.9 करोड़, और डिटरमाइन कर दिया अमाउंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू द अंडर द क्लेम। तो फिर उन्होंने फरवरी के बाद 1.9 पे पहुंचे, फिर मार्च के अंदर वो फाइनली, फरवरी 2002 के अंदर वो फाइनली 2.2 पे पहुंचे। वो कहता है कि बताओ जी कौन सी कितने की कंटीजेंट लायबिलिटी दिखेगी मार्च 2001 में, यानी कि जनवरी के बाद आपने जो पहली फाइनेंशियल बनाई कंसोलिडेटेड, उसके बाद वो कितने की दिखेगी, तो मार्च 2001 में वो दिखेगी 1 करोड़ की लायबिलिटी दिखेगी आपकी, 1 करोड़ की। एट व्हाट अमाउंट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी विल बी वैल्यूड आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट फॉर मेजरमेंट पीरियड एंड इन व्हाट अकाउंट एडजस्टमेंट टू बी मेड विद, अच्छा कंटीजेंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट जो होगी 1 करोड़ से 2 करोड़, तो आप अपनी लायबिलिटी को 1 करोड़ से बढ़ा दोगे। आप जैसे ही लायबिलिटी को बढ़ाओगे, टू लायबिलिटी करोगे 1 करोड़ से, तो डेबिट किसको करोगे, डेबिट करोगे गुडविल को 1 करोड़ से, क्योंकि लायबिलिटी के बढ़ने से आपकी नेट एसेट कम हो जाएंगी, और आपकी अगर नेट एसेट कम हो जाएंगी तो आपकी गुडविल जो है वो बढ़ जाएगी। हेंस आप 2 करोड़ की लायबिलिटी दिखाओगे और एडजस्टमेंट कर दोगे गुडविल के अंदर बाय 1 करोड़। एट व्हाट अमाउंट कंटीजेंट लायबिलिटी दिखेगी 31 मार्च 2002 में, और एडजस्टमेंट कहां होगी, तो वहां पे होगी थी आपकी लायबिलिटी 2.2 करोड़ की। अब आपकी लायबिलिटी कितने की दिख रही है, 2 करोड़ की, तो 0.2 करोड़ से किस पे इंपैक्ट डालोगे, एंट्री सेम करोगे, बस गुडविल की जगह क्या आ जाएगा, गुडविल की जगह P&L अकाउंट आ जाएगा या फिर रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, लायबिलिटी दिखाओगे 2.2 करोड़ से और रिटेन अर्निंग को डेबिट कर दोगे 0.2 करोड़ से। ठीक, मरकरी लिमिटेड सोल्ड करती है गुड्स टू मार्च एट अ कंसिडरेशन ऑफ 10 लाख रुपए का बेचा, द रिसिप्ट ऑफ व्हिच इज रिसीवेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 3,33,333 रुपए ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर। तो पहली इंस्टॉलमेंट अप्रैल में, फिर मार्च में, फिर मार्च के अंदर, तो 3,33 आप ऐसे करके रिसीव करोगे। कहता है कंपनी ऑफर करती है 5% डिस्काउंट 50,000 का अगर पेमेंट हो जाती है इन फुल एट द टाइम ऑफ सेल। जब आप सेल के टाइम पे ही पेमेंट कर देते हो तो 50,000 रुपए की आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो इसका मतलब कैश सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है, वो है 9.5 लाख रुपए। जो आप अरे जो आप एडिशनल चार्ज कर रहे हो, क्या चीज, 50,000 जो आप एडिशनल चार्ज कर रहे हो, वो आप क्योंकि फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हो आप इसलिए चार्ज कर रहे हो। तो इसलिए जो 50,000 है ये आपका क्या है, ये फाइनेंस देने का इनकम है। माल तो 9.5 लाख का ही बेचा है। वो कहता है कंपनी ने कंसिडरेशन 10 लाख की ही मान ली है, तो ये गलत है। द रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स कितना आएगा, 9.5 लाख रुपए आपका रेवेन्यू आकर के चलेगा। फिर वो कहता है डैश एंड डैश आर द टेक्नोलॉजी टू इनेबल कंप्यूटर टू लर्न एंड परफॉर्म टास्क विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम टू डू सो, दे आर हैविंग अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन अकाउंटिंग प्रोफेशन, इनेबलिंग अकाउंटिंग प्रोफेशनल टू ऑटोमेट भाई ऑटोमेट करना है रूटीन टास्क, इंप्रूविंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस एरर। तो वो क्या ईआरपी करता है, नहीं जी, ईआरपी तो बंदे को एंट्री करनी पड़ती है, एसएपी के अंदर तो बंदा बिठाना पड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वो ऐसा है जो खुद से काम कर रहा है, जिसके अंदर आप सवाल पूछो आपको जवाब मिलके चलेगा, और वो उस तरीके से प्रोग्राम्ड है अकॉर्डिंगली। पढ़ते हैं आगे डिस्क्रिप्टिव पार्ट की तरफ। तो देखो भाई ये तो है बहुत बड़ा क्वेश्चन, तो इसको पढ़ने बैठेंगे तो एमटीपी तो हो गया अपना। तो मैं आपको ना एक क्रक्स बता देता हूं इसका। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि देखो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों कंपनियां हैं। ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों को हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आना है और इन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई है। अब पार्टनरशिप फर्म जो है वो कोई सेपरेट लीगल एंटिटीज नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते ए लिमिटेड बी लिमिटेड अलग है और पार्टनरशिप फर्म अलग है, वो दोनों एक ही हैं। फिर इन्होंने पार्टनरशिप फर्म के थ्रू अपने हिस्से बांट लिए कि भाई तेरे हिस्से क्या आएगा और मेरे हिस्से क्या आएगा। जैसे फर्स्ट फ्लोर दोनों के पास है, ग्राउंड फ्लोर दोनों के पास है, फर्स्ट फ्लोर ए के पास है, सेकंड बी के पास है, थर्ड दोनों के पास है। तो जब तक ये पार्टनरशिप फर्म थी, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी, तब तक ये क्या था, ये था जॉइंट ऑपरेशन। ये ओवरऑल क्या है, इसको बोलते हैं जॉइंट अरेंजमेंट है, जहां पे दोनों पार्टीज की यूनानिमस कंसेंट है धंधे के डिसीजन को लेने के लिए। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टी रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग डिसीजन ऑन एनी मैटर विच अफेक्ट द बिजनेस। बट ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, तो तब तक ये क्या था, ये था जॉइंट ऑपरेशन। फिर उसके बाद इनमें आपस में डिस्प्यूट हो गया और फिर इन्होंने क्या बना दी, एक कंपनी बना दी स्टार होटल प्राइवेट लिमिटेड, और उसमें बन गई ये शेयर होल्डर ए लिमिटेड भी और बी लिमिटेड भी। ठीक, अब भाई कंपनी जो है नेट एसेट जो इसके हैं स्टार होटल प्राइवेट लिमिटेड के, वो ए के भी हैं और बी के भी हैं इन प्रपोर्शन टू द शेयर होल्डिंग। तो द मोमेंट ये वाली कंडीशंस पूरी हुई तो ये क्या बन गया, ये बन गया जॉइंट
वेंचर आपके पास बन करके तैयार हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई किसी को तब भी समस्या है कि सर क्या है क्या नहीं है, तो कमेंट करना, वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर सेपरेट वीडियो फॉर दैट। फिर अब उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाने की कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, एबीसी लिमिटेड इशू करता है 4% 1 लाख ओसीपीएस एट अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 पर शेयर ऑन 1 अप्रैल 2001 एंड दीज आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, और ये 5 सालों के बाद रिडीमेबल है, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2001 डिविडेंड जो है वो नॉन क्यूमुलेटिव है। ईच प्रेफरेंस शेयर एंटाइटल्ड टू होल्डर 10 इक्विटी शेयर, द प्रेफरेंस शेयर आर ऑप्शनली कन्वर्टेड बाय द होल्डर एट एनी टाइम अंटिल मैच्योरिटी। तो एबीसी लिमिटेड क्या इस 1 लाख ओसीपीएस जो 100 रुपए का एक है, 3 5 7, जो ओसीपीएस इशू करे हैं, क्या इसकी कैश पेमेंट अवॉइड कर सकती है? जी नहीं, इसकी कैश पेमेंट अवॉइड नहीं कर सकती है। उसके लिए क्या हो गई, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गई। क्या डिविडेंड देना कंपलसरी है? जी नॉन क्यूमुलेटिव है, नहीं डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, तो डिविडेंड लायबिलिटी नहीं हो। तो लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ क्या हो गई, लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू होगी, प्रिंसिपल अमाउंट जो 5 सालों के बाद देना है, अगर ये लोग कैश मांग लिए तो आपके लिए ये क्या है, ये एक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लायबिलिटी और इक्विटी दोनों आ रहा है। तो आप क्या करके चलोगे, आप स्प्लिट अकाउंटिंग लगा करके चलोगे। तो लायबिलिटी को आप क्या करोगे, आप अलग करोगे। आओ जरा लायबिलिटी को अलग करें। लायबिलिटी है कितने की, मैं इन थाउजेंड लिख दूं फिगर, तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। रुपीज इन थाउजेंड, 2 2 4 3 7, ठीक है। 10,000 इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको लेना है कि अगर हम कोई कन्वर्जन ऑप्शन ना देते तो डिस्काउंट रेट क्या होता, वो बोलता है तब डिस्काउंट रेट 7% होता। तो 1 डिवाइड बाय 1.07, 1 2 3 4 5, फिफ्थ ईयर में आपको पेमेंट करनी है, तो 0.713। तो इससे अमाउंट कितना आया, इससे अमाउंट आया 7130 का। तो लाइबिलिटी कितने की हो गई, 7130 की लाइबिलिटी हो गई। टोटल प्रोसीड्स आपको कितनी मिली है, टोटल प्रोसीड्स आपको मिली हैं 10,000 की। तो इक्विटी कितना आ गया इसके अंदर, -10,000, इक्विटी आ गया 2870 की आपकी इक्विटी आ गई। जैसे आपकी 2870 की इक्विटी आई, आप लोग क्या करोगे, अब आप करोगे एंट्री पास। आओ जरा एंट्री भी पास कर लेते हैं। आप कहोगे बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए से टू लाइबिलिटी 7130 और टू इक्विटी 2870। 2870 आपका इंटैक्ट रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7130 पे हर साल की फाइनेंस कॉस्ट बुक होती जाएगी और लाइबिलिटी बढ़ती बढ़ती किसके बराबर आ जाएगी, 10,000 के बराबर आ जाएगी। उस फाइनेंस कॉस्ट की तो एंट्री नॉर्मल है, फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। किस रेट पे करोगे, 7% के रेट पे आप बुक करके चलोगे, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एबीसी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन कंट्री, जिसकी नेटवर्थ कितनी है, 700 करोड़, ठीक है। इट हैज 2 इंडियन सब्सिडरी, एक्स लिमिटेड जिसकी नेटवर्थ कितनी है मार्च 14 में 600 करोड़, और वाई लिमिटेड जिसकी नेटवर्थ कितनी है 150 करोड़। Whether X Limited and Y Limited would be required to follow Ind AS from the accounting period commencing on April 2016 on the basis of their own net worth or on the basis of net worth of ABC Incorporation। तो फॉरेन कंपनी का आपको क्या लेना देना, वो वहां की कंट्री देखेगी, वो उन्हें IFRS में बनाना है या इंड एस में बनाना है या लोकल गैप में बनाना है। हमारे लिए X जो है वो फॉलो करेगी इंड AS क्योंकि उसकी नेटवर्थ ज्यादा है, और Y लिमिटेड फॉलो करेगी AS यानी कि, और आई गैप भी आप बोल सकते हो क्योंकि उसकी नेटवर्थ कम है। Question number 3, X Limited has taken a plant on lease from Y Limited for 5 years to use in its manufacturing process, for which it has to pay annual lease rental in areas for in USD। तो 5 सालों के लिए लीज पे लिया है और USD में लीज पे लिया है। कितने USD, 10,000 एवरी ईयर। ऑन कमेंसमेंट डेट एक्सचेंज रेट कितना है, 68 का। एवरेज रेट फॉर ईयर 1 कितना है, एवरेज रेट है 69 का। एट द एंड ऑफ ईयर 1 एक्सचेंज रेट हो गया 70 का, और इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑफ एक्स यूएसडी के अंदर कितना है 5%। तो भाई आप सबसे पहले क्या करोगे, आप निकालोगे राइट टू यूज एसेट और लीज लायबिलिटी इन यूएसडी। आप भूल जाओगे कि रुपये की भी कोई करेंसी है। तो सबसे पहले बताओ जी, आपको रेंटल कितना देना है, 10-10 हजार देना है हर साल, और कितने सालों के लिए ली है आपने, 5 सालों के लिए ली है। क्या यही बना ले, हाँ जी सर यही बना लो। तो ईयर्स 1 2 3 4 5, लीज रेंट इन डॉलर वो आपको देना है 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 और 10,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने पे लोगे, 5% पे लोगे, 5% पे। तो वो आप यहाँ पे लिख देना, उससे क्या आ जाएगी आपकी प्रेजेंट वैल्यू और आ जाएगा टोटल। मैं निकाल देता हूँ डायरेक्ट, कैसे निकालते हैं,
आप निकालते हो 10,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 5% कॉमा 5, इससे भी निकल आएगा डॉलर कितना आ जाएगा, ये 1/1.05, 1 2 3 4 5, ग्रैंड टोटल 4.30, तो 4.30 इंटू 10,000, तो 43,000 डॉलर की क्या आ गई आपकी लीज लाइबिलिटी और ROU। ठीक है, उन्होंने फैक्टर तो नहीं दे रखा ना, हमें यूज करने के लिए नहीं दे रखा। फिर उसके बाद अब आप कमेंसमेंट डेट, एट कमेंसमेंट डेट यहां कर लेते हैं एंट्री। एट कमेंसमेंट डेट आप एंट्री क्या डालोगे, आप डालोगे ROU अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। बताओ जी कितने से, 43,000 इंटू कमेंसमेंट डेट का रेट कितना था 68, कमेंसमेंट डेट का रेट है 68, 43,000 इंटू 68, 29,24,000, 29,24,000 ये आपने एंट्री डाल दी एट कमेंसमेंट डेट। मैं बगल में ही यहीं पे लीज लाइबिलिटी का भी अकाउंट बना लूं, यहां बना लेते हैं। तो बाय ROU 29,24,000। फिर उसके बाद ईयर एंड वन पे, ईयर एंड पे आप क्या बुक करोगे, आप ब्याज बुक करोगे। तो आप बोलोगे फाइनेंस कॉस्ट टू लीज लाइबिलिटी, फाइनेंस कॉस्ट कितनी बुक करोगे, आप कहोगे $43,000 पे कितना परसेंट, 5%। तो 43,000 इंटू 5% निकल कर आया 2150, इस पे क्या लगाओगे एवरेज रेट इंटू 69, तो 1,48,350, ये कितना आ गया 1,48,350, 1,48,350। ये मैंने कैसे निकाला, ये मैंने निकाला $43,000, ये डॉलर है, इंटू 5% इंटू मेरा एवरेज रेट कितना है 69, और ये मैंने कैसे निकाला था, ये मैंने निकाला था $43,000 इंटू कमेंसमेंट डेट का रेट कितना था 68। ठीक है, 43,000 इंटू 68, 29,24,000। ठीक, अब इस एंट्री को लेजर में भी पोस्ट कर दो, लीज लाइबिलिटी टू फाइनेंस कॉस्ट। तो लो जी, बाय फाइनेंस कॉस्ट कितना आ रहा था 1,48,350। फिर उसके बाद ईयर एंड पे ही आपको पेमेंट भी करनी पड़ेगी, पेमेंट करोगे लीज लाइबिलिटी डेबिट टू बैंक, पेमेंट कितने की करोगे $10,000 इंटू जिस दिन पेमेंट कर रहे हो उस दिन का रेट, ईयर एंड पे पेमेंट कर रहे हो तो ईयर एंड का रेट क्या है, द रेट एट द एंड ऑफ द ईयर रेट इज 70, तो 70 का रेट इंटू 70, तो 10,000 इंटू 70, 7 लाख, 7 लाख से आपने पेमेंट कर दी, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक, 7 लाख रुपीज का क्या आ जाएगा टू बैंक। ठीक, फिर उसके बाद आपकी कितनी की वैल्यू बची है इन डॉलर टर्म, अगर मैं देखूं ईयर एंड पे वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी, आप ना ऐसे भी निकाल सकते हो वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी। अभी अमोर्टाइजेशन टेबल भी बना देता हूँ, 43,000 की ओपनिंग थी, फिर उसके बाद आपने क्या करा, 43,000 पे 5% जोड़ा, तो आपका हो गया 45,150, और माइनस कर दिया आपने 10,000, तो वैल्यू आ रही है 35,150। कितनी आ रही है 35,150 डॉलर। ये मैंने कैसे निकाला, मैंने बनाया अमोर्टाइजेशन टेबल। कैसे, ईयर वन में ओपनिंग कितना था 43,000 का, इंटरेस्ट लगाया 5%, कितना आ गया 43,000 का 5%, 2150। फिर लीज रेंट या फिर पेमेंट आपने कितनी कर दी, चलो पेमेंट लिख देते हैं, पेमेंट कर दिया आपने 10,000 की, तो क्लोजिंग कितना आ गया, तो 43,000 प्लस 2150 माइनस 10,000, 35,150। ठीक है, और 35,150 की क्लोजिंग डेट पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इंटू 70 कर दोगे, तो इंटू 70 ये वैल्यू होनी चाहिए 24,60,500, 24,60,500। तो आपका लीज लाइबिलिटी का बैलेंस CD कितना आना चाहिए, 24,60,500, ये आपका बैलेंस CD आना चाहिए। तो बैलेंसिंग फिगर आपका क्या बच जाएगा, एक्सचेंज गेन लॉस, तो वो कितना आ रहा है 29,24,000 प्लस 1,48,350 माइनस 7 लाख
माइनस 24,60,500, तो 88,150 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 88,150। ये क्या है? ये है आपका एक्सचेंज डिफरेंस। ये क्या है आपका? एक्सचेंज डिफरेंस। आओ चेक भी कर लेते हैं। टें 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 टें। फिर 88,765 आ रहा है, हमारा कितना आ रहा था? 150। वो राउंडिंग ऑफ का फर्क आ रहा है। इनका 88,765 आ रहा है, हमारा 150 आ रहा था। राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वो कहता है इन्फोटेक ग्लोबल लिमिटेड की फंक्शनल करेंसी क्या है? यूएसजी। उसको ट्रांसलेट करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनटू द फंक्शनल एंड प्रेजेंटेशन करेंसी ऑफ इन्फोटेक एल डॉलर। तो यूएसजी की करेंसी है, एल डॉलर के अंदर वो जो है कन्वर्ट कर ट्रांसलेट करने हैं। तो आप क्या करोगे? बैलेंस शीट की जो मॉनिटरी आइटम है तो नॉन मॉनिटरी आइटम है, दोनों को ही क्लोजिंग रेट पे, प्रॉफिट एंड लॉस की जो ड्यूरिंग द ईयर के आइटम्स हैं उसको एवरेज रेट पे, कैपिटल और ओपनिंग रिटेन अर्निंग आप ओपनिंग रेट से निकाल के चलोगे जो हिस्टोरिकल कॉस्ट उनकी है, जो आपको दे भी रखी है 30,000 और 15,274। अब रेट एट द बिगिनिंग आपके लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि उसने आपको दे ही रखा है। एवरेज रेट जो है वो आप पीएनएल के लिए यूज करोगे और क्लोजिंग रेट जो है वो आप बैलेंस शीट के लिए यूज करोगे। लेकिन यहाँ पे रेट एल डॉलर का दे रखा है आपको, तो आप, और ये नंबर यूएसजी के हैं, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 50,000 डिवाइडेड बाय क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग रेट क्या है आपका? 1.13 डिवाइडेड बाय 1.13, मैं यहाँ रेट भी लिख दूं क्या? 1.13, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 44,248, 44,248, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1.13। तो 9,35,000 डिवाइड बाय 1.13, ये आ जाएगा 8,27,434, ये निकल कर आ जाएगा टोटल। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको करोगे एवरेज रेट से। एवरेज रेट क्या है? 1.175, 20,000 डिवाइडेड बाय 1.175, ये निकल कर आ जाएगा 17021। और 8,40,000 को करोगे 1.13 से, अक्रूड लाइबिलिटी को 1.13 से, 8,40,000 डिवाइड बाय 1.13, ये आ जाएगा आपका 74,33,63। फिर 47,000 डिवाइड बाय 1.13, ये आ जाएगा आपका 41,593, ये हो जाएगा टोटल। तो 44,248 प्लस 827,434, ये हो जाएगा आपका टोटल 871,682। और ये आ रहा है आपका 30,55 प्लस 15,274 प्लस 17021 प्लस 743363 प्लस 41,593, 847,306। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है आपका? एफ सी टी आर के अंदर चला जाएगा, माइनस 871,682, 24,376, ये आपका एक्सचेंज डिफरेंस आ गया 24,376 का, जो एफ सी टी आर के अंदर चला जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टू रिवॉर्ड इट्स एम्प्लॉय द कंपनी हैज लॉन्च अ स्कीम इफेक्टिव ऑन 1 अप्रैल 2001 इन विच एम्प्लॉय विल बी ग्रांटेड इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। तो इक्विटी बेस्ड स्कीम है, बिलो मार्केट प्राइस पे वो कह रहा है हमने दी है। द फॉलोइंग डिटेल आपको दे रखी है। ये सेम क्वेश्चन हमने सुपर 30 वाली वीडियो के अंदर भी कर रखा है। आओ जरा इसकी ना नंबर लाइन बना लेते हैं, उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एज पर द स्कीम ईच एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है कि वो परचेस कर सकता है 100 इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एट 30 पर शेयर इफ द एम्प्लॉय डज नॉट लीव द कंपनी फॉर 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द लॉन्च ऑफ द स्कीम। वंस कंप्लीटेड 3 ईयर, तो वो मार्च 2025 15 तक अपना अवेल कर सकता है। तो 3 सालों का बेसिकली आपका वेस्टिंग पीरियड है यहाँ पर। तो आओ जरा नंबर लाइन बना लेते हैं। ईयर 1 की अगर मैं बात करूं, क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज कितना है आपका 1 अप्रैल में? 62 पर। द फेस वैल्यू कितनी है? 100। कंपनी ने ब्लैक स्पॉल मॉडल से प्राइस ऑफ द ऑप्शन निकाल रखा है एट द ग्रांट डेट, वो कितना है? 50। तो आपके लिए रेलेवेंट क्या है? ये 50 रेलेवेंट है ना, ये रेलेवेंट है ना ये रेलेवेंट है। देयर आर टोटल 300 एम्प्लॉय एलिजिबल फॉर द स्कीम एज ऑन 31 मार्च 2002। 10 एम्प्लॉय भाग लिए, तो यहाँ पर यानी कि पहले साल के एंड में 300 में से 10 तो चले गए, ठीक है जी। एंड फर्दर 14 एक्सपेक्टेड टू लीव, और लगता है 14 और चले जाएंगे। तो कितने आ गए? 300 माइनस 10 माइनस 14, 276, 276 आपको लगता है एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयज रहेंगे, ठीक है।
ड्यूरिंग द ईयर 22-23 मल्टीनेशनल कंपनी एंटर्ड होगी रिटेल इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें से 110 एम्प्लॉय जो थे लेफ्ट द कंपनी मार्च 2003 में, और फर्दर 54 आर एक्सपेक्टेड टू लीव। अब यहाँ पर ईयर 2 के अंदर, जो कि क्या है आपका मार्च 2003 और ये था आपका मार्च 2002, ईयर 2 के अंदर आपके कितने एम्प्लॉय कैरी फॉरवर्ड हुए होंगे? 300 माइनस 10, 290 एम्प्लॉय कैरी फॉरवर्ड हुए होंगे। 54 और चले गए, 54 ही गए हैं ना? नहीं 54 नहीं गए, 110 गए हैं, 54 का लगता है चले जाएंगे। 110 एम्प्लॉय और चले गए और 54 का लगता है और चले जाएंगे। तो एक्सपेक्टेड कितने हो गए? 290 माइनस 110 माइनस 54, 126 एम्प्लॉय जो है वो रहेंगे। ईयर 3 में वो कहता है मार्च 2024 में 160 एम्प्लॉय ही बचे। यहाँ पर आके 2024 में 31 मार्च 2004 बोल लो, 160 एम्प्लॉय ही बचे, बाकी सब छोड़ छाड़ के ही ड्यूरिंग द ईयर निकल लिए। ओनली 150 और 150 एम्प्लॉय ने 2005 के अंदर एक्सरसाइज करा है अपना ऑप्शन, आपको एंट्री पास ऑन करनी है। तो भाई एक की फेयर वैल्यू कितनी है? 50, एक को देने हैं 100। तो ईयर 1 पे आप खर्चा कितने का बुक करोगे? ईयर 1 पे आप खर्चा बुक करोगे 276 एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड हैं, एक को मिलने हैं 100, एक की फेयर वैल्यू है 50, 3 सालों का खर्चा इंटू 1, अभी तक जीरो का खर्चा आपने रिकॉग्नाइज करा है। तो 276 इंटू 100 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 3, तो पहले साल का खर्चा आ जाएगा 4,60,000 रुपए का। दूसरे साल का आप खर्चा बुक करोगे कि दूसरे साल के एंड में आपको लगता है 126 एम्प्लॉय अवेल करेंगे, एक को मिलेंगे 100, 50 की फेयर वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 3 साल, अब तक 2 साल बीत चुके हैं और 4,60,000 रुपए का खर्चा आप बुक कर चुके हो। तो 126 इंटू 100 इंटू 50 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 4,60,000, तो 40,000 रुपए का आपका क्या आ रहा है? खर्चे का रिवर्सल आ रहा है। ईयर 3 के अंदर सिर्फ 160 एम्प्लॉय ही बचे जिन्होंने लिया, 100 के इनको मिलेंगे, 50 की फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय 3, अब तक 3 साल बीत चुके हैं, माइनस आप अब तक कितने का खर्चा बुक कर चुके हो? 460 माइनस 40, 4,20,000 रुपए का आप खर्चा जो है वो बुक कर चुके हो। तो 160 इंटू 100 इंटू 50 माइनस 4,20,000, तो आप खर्चा बुक करके चलोगे 3,80,000 रुपए का खर्चा जो है आप बुक करके चलोगे ईयर 3 के अंदर। ठीक, एंट्रीज भी आओ जरा देख लेते हैं। तो पहला खर्चा आपका 460 का आ गया, ये तो पीएनएल में ट्रांसफर की एंट्री है। फिर वो लोग रिवर्स कर दिए, देखो एसबीपी रिजर्व के अंदर डाल दिया, फिर वो लोग रिवर्स कर दिए 40,000 से, फिर अगले साल का खर्चा 380 आ गया, और अगले साल मार्च 2000 किसके अंदर 5 के अंदर उन्होंने कितने एम्प्लॉय ने लिया? 150 एम्प्लॉय ने लिया। तो जो 150 एम्प्लॉय जब लेंगे तो आपको पैसे देंगे, अरे बाप रे, आप कहोगे बैंक अकाउंट डेबिट। भाई 150 एम्प्लॉय, एक को मिलने हैं 100 ऑप्शन, एक से आने हैं 30, तो कितने रुपए दिए? 150 इंटू 100 इंटू 30, 4.5 लाख रुपए आपके खाते में डाल दिए उन्होंने। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। एसबीपी रिजर्व, आप बोलोगे 150 एम्प्लॉय, एक को देना था 100, आपने फेयर वैल्यू 50 के हिसाब से बुक कर रखी है, डेबिट 150 इंटू 100 इंटू 50, 7.5 लाख रुपए आप डेबिट कर दोगे, क्योंकि आपने फेयर वैल्यू जो है इतने की ही बुक कर रखी है। अच्छा, आपके एसबीपी रिजर्व में बैलेंस आ रहा है 4,60,000 माइनस 40,000 प्लस 3,80,000, 8 लाख रुपए का आपका बैलेंस आ रहा है। ठीक, 7.5 लाख रुपए यहाँ से उड़ गए। फिर आप कहोगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आप इनको इक्विटी शेयर दोगे 150 एम्प्लॉय, एक को मिलेंगे 100 शेयर, और उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए की। तो 150 इंटू 100 इंटू 10, ये आ गया 1.5 लाख की कैपिटल। फिर आप देके चलोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, 150 एम्प्लॉय, एक को मिले 100 शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हुआ? 30 रुपए उसने दिए, 50 रुपए का खर्चा मैंने माना, टोटल शेयर 80 रुपीज का, 10 रुपए का फेस वैल्यू था, 80 माइनस 10, तो 70 का क्या हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 150 इंटू 100 इंटू 70, ये आ गया 10,50,000 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। तो भाई 4.5 लाख प्लस 7.5 लाख माइनस 1.5 लाख, तो 10,50,000। बैलेंस जो आपका एसबीपी रिजर्व है वो कितना है? वो 160 तक का आपने खर्चा बुक करा था, आपने 150 एम्प्लॉय को ही दिया, तो 10 एम्प्लॉय ने मना कर दिया, नहीं लिया, उनको 100, आपने खर्चा लिया था 50 का, वो डेबिट कर दोगे और रिटेन्ड अर्निंग को क्रेडिट कर दोगे। तो ये कितना आया? 10 इंटू 100 इंटू 50, 50,000।
आप बैलेंसिंग फिगर करके भी निकाल सकते थे, मेरे को ऐसे निकालने में मजा आता है क्योंकि क्वेश्चन का ना कंट्रोल हाथ में रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो देखो वो लोग, उन लोग ने क्या करा, 7.5 लाख प्लस 50 दोनों ही ले लिए, हमने अलग अलग एंट्री के थ्रू करा ताकि समझ में आ सके। बैंक में 4.5 लिए, शेयर कैपिटल में इतना, सिक्योरिटी प्रीमियम अपना भी इतना आ रहा था, रिटेन अर्निंग अपनी भी इतनी आ रही थी। ये एंट्री भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, मेरे को अलग अलग करने में फायदा इसलिए लगता है क्योंकि क्वेश्चन की पता कंट्रोल रहता है अपना। एनीवे, ऑन 1 अप्रैल 2001 ए लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट करा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग फॉर 22 लाख रुपए। द लैंड अंडर द बिल्डिंग इज रिगार्डेड एज सेपरेट एसेट एंड इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। ठीक है, बिल्डिंग 22 लाख की बनानी है। बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ मार्च 2002 एंड ड्यूरिंग द पीरियड फॉलोइंग पेमेंट वर मेड। तो अप्रैल के अंदर आपने 2 लाख की पेमेंट करी और जून दिसंबर मार्च ऐसे करके आपने पेमेंट करी। बोरिंग रेट वो कह रहे हैं 31 मार्च 2002 के, ये बोरिंग थी। 10% 4 ईयर नोट विद सिंपल इंटरेस्ट पेबल एनुअली, जो रिलेट करता है स्पेसिफिकली टू द प्रोजेक्ट। भाई सिर्फ इसी के लिए ले रखा है, तो यानी कि जो ये लोन नोट हैं आपके पास सिंपल इंटरेस्ट वाले, इसको आप धंधे में नहीं लगाओगे, ये यहीं पड़े रहेंगे। अगर यूज नहीं हुए तो बैंक में पड़े रहेंगे, बैंक का सिंपल इंटरेस्ट जो सेविंग बैंक का मिलता है वो मिलता रहेगा, लेकिन आप धंधे में नहीं लगाओगे। ठीक है, उस पर आपने 65,000 रुपए का ब्याज इनकर करा, ये पूरा का पूरा कैपिटलाइज हो जाएगा क्योंकि स्पेसिफिकली इसके लिए है। और 20,000 आपने अर्न करे तो वो आप माइनस कर दोगे क्योंकि आपने जो फंड यूज नहीं करा वो इन्वेस्ट रहा बैंक के अंदर, उससे आपने इनकम कमा ली। तो स्पेसिफिक के लिए आप कितनी बोरिंग कैपिटलाइज करोगे, 65 माइनस 20, 65,000 माइनस 20,000, इस पे तो कैपिटलाइजेशन होगा ₹45,000 का। फिर उसके बाद 12.5% का 10 ईयर लोन नोट सिंपल इंटरेस्ट रेट डेट आउटस्टैंडिंग है, जो जनरल बोरोइंग है, ये कितने का, 10 लाख रुपए का और रिमेन अनचेंज है। और 10% का एक और है 15 लाख रुपए का, ये भी रिमेन अनचेंज है। तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इनका कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा। वो आप कैसे निकालोगे, वो आप कहोगे भाई साहब बोरोइंग कितने की है, 10 लाख रुपए की, ये है बोरोइंग, और उस पर इंटरेस्ट कितना लगा, इंटरेस्ट लगा 12.5%, तो 10 लाख का 12.5% लगा 1,25,000। फिर एक बोरोइंग आई 15 लाख रुपए की और इस पे लगा 1.5 लाख का ब्याज प्लस 1.5 लाख, तो 2,75,000 का ब्याज आपका टोटल लगा और यहाँ पे आया 25 लाख। तो आपका कैपिटलाइजेशन रेट कितना आ गया, 275 डिवाइडेड बाय 25, 11% का आपका आ गया कैपिटलाइजेशन रेट। अब जो आपने खर्चे करे, 2 लाख का खर्चा जो आपने करा, ये आपने स्पेसिफिक से कर दिया होगा, उसका तो आप पूरा ब्याज ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिक है कितने का, 7 लाख का है। अब स्पेसिफिक में 5 लाख रुपए बचे हुए हैं, फिर आपने 6 लाख का खर्चा करा, तो इसके 5 लाख आपने स्पेसिफिक से करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि आप पूरा ब्याज ले रहे हो। लेकिन 1 लाख रुपए जो आपने जनरल से करे, उसका आपको लेना पड़ेगा खर्चा, कितने पे, 11% पे। और कितने टाइम के लिए, जून से, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9/12। तो ये कितना आ जाएगा, 1 लाख का 11% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 8250, 8250। दिसंबर के अंदर आपने 1200 का खर्चा करा, ये भी आपने फिर जनरल से करा होगा क्योंकि स्पेसिफिक तो खत्म हो गया। तो जनवरी फरवरी मार्च 3/12, इसका कितना ब्याज आ जाएगा, 1200 का 11% इंटू 3/12, ये आ गया 33। और मार्च में तो फिर बोरोइंग कॉस्ट जीरो ही आ जाएगी आपकी, जीरो। तो आपकी टोटल बोरोइंग कॉस्ट कितनी आई, 33 प्लस 8250 प्लस 45, ये सब इन थाउजेंड चल रहा है ना, हाँ, प्लस 45। तो टोटल बोरोइंग कॉस्ट आपकी कैपिटलाइज हो रही है 8328,000, 8328,000। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट, 11% इंटू 9/12, 8250। अच्छा ये थाउजेंड नहीं है, सॉरी सॉरी, वही तो, 1200 इंटू 1000 इंटू 11% इंटू 3/12, तो ये आ रहा है 33, ये प्लस प्लस 45,000, तो 864,876 मैंने ना, तो ये 8250 इन थाउजेंड नहीं है, इसका नंबर मैं सही लिख देता हूँ, ये तो जीरो ही आएगा। 1200,000 11% इंटू 3/12, 33,000, ये आ रहा है 33,000। तो आपके पास टोटल बोरिंग कॉस्ट आ गई 8250, 8250 प्लस 33,000 प्लस 45,000, 86
250 की आपके पास टोटल बोरिंग कॉस्ट आ गई, वो मैं इन थाउजेंड में कंफ्यूज हो गया। 86 250 की आपके पास टोटल बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज होगी वो आ गई। वो मैंने गलती से 8250 इन 1000 ले लिया, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट आ गया। तो मैंने कहा इतना तो खर्चा नहीं हो जितना की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज आ रही है। ठीक, तो ये आपके आगे टोटल बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए लिमिटेड इज अ कंपनी विच इज अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग मशीन एंड प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज। कंपनी एंटर करती है एक एग्रीमेंट में मिस्टर अनिक के साथ टू सप्लाई एंड इंस्टॉल अ मशीनरी नेमली मॉडल पीआई ऑन 1 अप्रैल 2001 एंड टू सर्विस दिस मशीन ऑन 30 सितंबर 2001 एंड 1 अप्रैल 2002। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मशीन टू ए लिमिटेड कितना है? 1,60,000, इतने की उसकी लागत आती है। It is possible for a customer to purchase both the machine model PI and maintenance service separately. अनीक ने कॉन्ट्रेक्चुअली ऑब्लिज करा है कि वो पे करेगा और 4 लाख रुपए में उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट कितना है? 5% पर 6 मंथ, यानी कि पर एनम नहीं दे रखा, बाय एनुअली दे रखा है आपको रेट। एज पर द एक्सपीरियंस सर्विसिंग ऑफ द मशीन मॉडल PI सोल्ड टू अनीक, एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी है? 30,000 पहली सर्विस के लिए, 50,000 दूसरी सर्विस के लिए। एज्यूम एक्चुअल कॉस्ट ही एक्सपेक्टेड के बराबर है, यानी कि 30 और 50 ही लगी हैं। और ए लिमिटेड ने मार्जिन कर रखा है सेपरेट ट्रांजेक्शन अर्न 50% ऑन कॉस्ट। ऑन 1 अप्रैल 2001 कैश सेलिंग प्राइस कितना था? 251,927। तो देखो जी, एक तो चीज उन्होंने माल बेचा, प्रोडक्ट। दूसरा उन्होंने सर्विसेज के लिए अमाउंट बेच, सर्विस करने की सर्विस बेची कि हम सर्विस कराएंगे, आप करवा के देंगे 30 और 50 की कॉस्टिंग प्लस 50% का मार्जिन। तीसरा यहाँ पे एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट भी हो रखा है, क्योंकि इन सभी की कॉस्ट अगर आप जोड़ो तो वो चार, अगर आप जोड़ो 251,927 प्लस 30,000 प्लस 50% हो गया 15,45 प्लस 45,000 50 और 25 75 प्लस 75,000, तो ये बैठता है 3,71,927। लेकिन आपने उसे दिया है 4 लाख रुपए का, तो यानी कि आपने कुछ फाइनेंसिंग, ए लिमिटेड ने कुछ फाइनेंसिंग भी अर्न करा है, तो आपको इसलिए इस 5% से ब्याज भी कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब वो 251 की सेल करेगा तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, कितने का? 251,927, 251,927। ऑब्वियसली जो कॉस्ट ऑफ द मशीन है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर भी चली जाएगी। इसकी भी आप एंट्री क्या करोगे? इसकी करोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू इन्वेंट्री 1,60,000 से। ठीक है, 1,60,000 से ये आप एंट्री करके चलोगे। फिर उसके बाद ये आपने कब करी? ये आपने करी 1 अप्रैल को, ये आपने एंट्री कर दी। फिर उसके बाद क्या आया? सर्विस की बारी आई 30 सितंबर को, तो सबसे पहले तो ब्याज भी बुक करोगे, इंटरेस्ट बुक करके चलोगे। कितने परसेंट का? 5% का। तो आप कहोगे टीआर अकाउंट डेबिट टू अदर इनकम, या फिर फाइनेंस इनकम भी लिख सकते हो, लेकिन ये कहाँ जाएगी? ये अदर इनकम के अंदर चली जाएगी। कितना? 5% पे, 6 महीने का ही है, सीधा उस पर 5% आ जाएगा। 12,597, 12,596, 12,596 सितंबर वाला हो गया। फिर आप क्या बुक करोगे? मेंटेनेंस सर्विस। मेंटेनेंस सर्विस कितने की बेची आपने? पहले साल में ही, फर्स्ट 6 मंथ में 30,000 रुपए की। तो आप फिर से बुक करोगे टीआर अकाउंट डेबिट 45,000 रुपए से टू सर्विस इनकम 45,000 रुपए से। फिर उसके बाद 30 सितंबर के बाद क्या आ गया? मार्च 2002। मार्च 2002, तो 31 मार्च 2002 को आप फिर से क्या बुक करोगे? फाइनेंस कॉस्ट बुक करोगे टीआर अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से? अब आपके पास कितना अमाउंट आ रहा है? अब आपके पास आ रहा है 251,927 प्लस 12,596 प्लस 45,000, 3,09,523। इसका 5% आप बुक करके चलोगे 15,476। तो 15,476 का आप टीआर टू फाइनेंस इनकम या फिर अदर इनकम भी लिख सकते हो, 15,476। और इसी दिन आपको शायद सर्विस भी करानी है। हाँ, इसी दिन आपने सर्विस करा दी 75,000 रुपए की, तो यहाँ पर आप सर्विस करा दोगे टीआर अकाउंट डेबिट टू सर्विस इनकम 75,000। मैंने ना कॉस्ट वाली एंट्री नहीं डाली, तो आप एक एंट्री और कर देना, कॉस्ट ऑफ सर्विस 30,000 टू कैश। ठीक है, 75,000 रुपए। ठीक, उसके बाद उसने आपको पैसे कब देने हैं? अप्रैल 2 के अंदर उसने आपको पैसे भी देने हैं। देखो अब कितने रुपए बन गए आपके? 251,927
प्लस 12,596 प्लस 45,000 प्लस 15,476 प्लस 75,000, तो 4 लाख रुपए बन गए। यहां से आप उससे 4 लाख रुपए ले जाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू TR, 4 लाख 4 लाख। सिंपल सा तो था, बस तीन चीजें हैं कि भाई, क्योंकि अगर आप सब कुछ जोड़ दोगे और 4 लाख से माइनस करोगे तो फाइनेंस कॉस्ट भी आ रही है, तो आपको उसको भी टैकल करना पड़ेगा। ठीक। तो हमने सभी सेग्रेगेट करो द कंपोनेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एट दैट ए लिमिटेड शैल अप्लाई टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन, वो हमने बता दिया जी, ये तीन चीजें हैं। दूसरा कैलकुलेट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, वो भी हमने बता दिया एंट्री के थ्रू। तीसरा जर्नल एंट्री, वो तो हमने करी दी। उसके बाद वो कहता है ए पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मेडिकल प्लान रिम्बर्स करता है 10% ऑफ एन एम्प्लॉय पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मेडिकल कॉस्ट इफ द एम्प्लॉय लीव आफ्टर मोर देन 10 एंड लेस देन 20 ईयर ऑफ सर्विसेज। ओ माय गॉड। and 50% of those costs if the employee leave after 20 year or more of the year। इसका मतलब क्या है कि अगर आज एक एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसने 10 सालों तक काम करा, तो उसको कितना मिलेगा? 10%, उसका एम्प्लॉयमेंट मेडिकल कॉस्ट का 10% उसको मिल जाएगा। और अगर वो इससे ज्यादा रुका, कितना, 20 ईयर्स तक रुका और 10 साल रुका, तो 50% काम करे, 50% मिलेगा। तो 10% और 50% मटीरियली बहुत ज्यादा है। अगर आप देखोगे 40% बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब आप पूरा 50 नहीं बांट सकते, क्योंकि उसको बेनिफिट आगे के सालों में ज्यादा मिल रहा है। तो आप क्या करोगे? आप मानोगे भाई, जैसे अगर उसने आज ज्वाइन करा तो उसे कितने साल काम करना है? 10% लेने के लिए। उसको 10% लेने के लिए लीव मोर देन 10 लेस देन 20, तो मिनिमम 10 साल काम करना है। तो आप इस 10% को बांटोगे 10 ईयर्स में, तो 1% ईच आपका आ जाएगा पीयूसीएम के अंदर। पीयूसीएम की बात कर रहा हूं, प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मेथड की। तो आपका 1% ईच ईयर आ जाएगा। एंड जो एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय है कि वो 20 सालों तक काम करेंगे और उनको 50 मिलेगा, तो 50 को आप बांटोगे, क्योंकि उनको मिनिमम कितना काम करना है? 20 ईयर का तो काम करके चलना है। 20 से पहले जो चला जाएगा उसको तो मिलेगा ही नहीं, 50 नहीं मिलेगा, और वो 10 के अंदर आ ही चुका होगा। और जो 10 से पहले चला जाएगा, जो 10 साल भी नहीं रुकेगा ना, तो उसे 50 तो क्या ही मिलेगा, 10 ही नहीं मिल रहा उसको। तो 50% जो है आपका वो 20 है, तो 50 डिवाइडेड बाय 20 ईयर ऑफ सर्विस, 2.5%। सही आ रहा ना? हाँ, 2.5% जो है आपका निकल करके आएगा। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाती है इसके अंदर। तो देखो भाई, आपको पहले सिर्फ 10% वाली लाइन पढ़ो, इतना तो समझ में आ गया कि आप एक तरफ 10 दे रहे हो और उसके बाद 50 दे रहे हो, क्योंकि ये मटीरियली डिफरेंट है। तो आपको दोनों के लिए अलग अलग लाइफ लेनी पड़ेगी। अगर मटीरियली डिफरेंट ना होते, लेट से वो कहता दस की जगह आपको 12 या 11% ही मिलेगा, तो हम कहते सब में 20 सालों में बांट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो मटीरियली डिफरेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो मटीरियली डिफरेंट है। अब आप क्या करोगे? जब से वो जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो उसको 10% की अगर मैं बात करूं, आज मान लो मैं ज्वाइन करता हूं और मुझे 10% का वाला बेनिफिट लेना है कि मुझे 10% रिम्बर्समेंट मिल जाए, तो मुझे मिनिमम कितने साल काम करना पड़ेगा? 10 साल तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहा है इफ द एम्प्लॉय 10% ऑफ द एम्प्लॉय पोस्ट एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इफ एम्प्लॉय लीव आफ्टर मोर देन 10 ईयर एंड लेस देन 20 ईयर, तो मिनिमम 10 तो उसको करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए 10% को 10 में बांटना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम उसको इतना करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जिस बंदे ने आज ज्वाइन करा होगा और उसको लेना है 50% ऑफ दोज कोस्ट, तो एम्प्लॉय लीव आफ्टर 20 ईयर, तो मिनिमम उसको 20 करना पड़ेगा। तो 50 ने, जिसने आज ज्वाइन करा और उसको चाहिए कि भाई 50 मेरे को चाहिए, 50% की मेरे को रिम्बर्समेंट चाहिए, तो मिनिमम कितना काम करना पड़ेगा? 20। तो 50/20, तो इसके लिए 1% आ जाएगा फॉर ईच ईयर जो अलोकेशन है, और इसके लिए 2.5 आ जाएगा। और जरा देख भी लेते हैं। ये तो वही वाला क्वेश्चन है, ये रहा। Service in later will lead to materially high level of benefit than the earlier year. So employee expected to leave after 20 or more year, the entity should attribute benefit on SLM। ठीक है, बियॉन्ड 20 ईयर ये हो गया। ठीक है, तो 2.5% आ गया फॉर 50 और 1% आ गया फॉर 10। और जो विद इन 10 ईयर आ जाएंगे उनको तो कोई बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। अच्छा, XYZ Limited, the company is into manufacturing and of tractor part and mainly supplying component of original equipment manufacture OEM. The company does not have any subsidiary, joint venture, associate. During the preparation of financial statement for the year ended, account department is not sure about the treatment of bill of metal। ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है।
इस क्वेश्चन के अंदर ये इंटीग्रिटी का क्वेश्चन है, तो सीएफओ चोर है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि डायरेक्टर जो है, जो कि खुद भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीएफओ, वो ये सोच रहे हैं कि हम शॉर्ट टर्म लीजेस कन्वर्ट करा लेते हैं छोटी छोटी हिस्सों की, तो वो तो चोर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप थ्योरी पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मथुरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैज टू प्रेजेंट इज फर्स्ट फाइनेंशियल इंड एएस फॉर द ईयर 31 मार्च 2003, और डेट क्या है, 1 अप्रैल 2001 उनकी ट्रांजिशन डेट है। और इन्होंने ये सब एडजस्टमेंट करी है। पहली एडजस्टमेंट क्या है, फेयर वैल्यूएशन ऑफ लैंड। तो 10 करोड़ का लैंड था ऑन 1 अप्रैल, और जिसका कैरिंग अमाउंट था 4.5 करोड़, इसकी फेयर वैल्यू थी 10 करोड़ की। तो यानी कि 5.5 करोड़ से आपने फेयर वैल्यू बढ़ा दी। कंपनी ने रिकॉग्नाइज कर रखा था प्रपोज डिविडेंड 60 लाख का, और टैक्स उस पर 18 लाख का, यानी कि टोटल 68 लाख का 78, ये सब करोड़ में चल रहा है ना, हाँ। तो 0.78 लाख रुपीज आपने प्रोवाइड फॉर कर रखे थे अंडर आई गैप, और इन डेज में आपको इसको राइट बैक कर देने हैं, अपनी रिटेन अर्निंग बढ़ा देनी है। कंपनी ने फेयर वैल्यू करी इन्वेस्टमेंट की ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन, जिससे कि उनके 75 लाख रुपए की वैल्यूएशन बढ़ गई। तो इससे भी आपकी जो है वो बढ़ जाएगी, क्या कहते हैं, अर्निंग्स बढ़ जाएंगी, इक्विटी बढ़ जाएगी। कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है 80 करोड़ की, प्रेफरेंस कैपिटल है 25 करोड़ की। रिजर्व एंड सरप्लस 1 अप्रैल को थे इतने के, अप्रैल को थे 95 करोड़ के, रिप्रेजेंटिंग 40 करोड़ जर्नल रिजर्व, 5 करोड़ कैपिटल अक्वायर्ड इन द बिजनेस कॉम्बिनेशन। बैलेंस क्या है, रिटेन अर्निंग। कंपनी ने आइडेंटिफाई करा है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उनकी क्या बन गई, फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो सबसे पहले तो क्या काम करो, एएस की निकालो अपनी नेट एसेट। तो एएस की नेट एसेट में बताओ क्या क्या आएगा, एएस की नेट एसेट में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल 80 करोड़, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है जी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 25 करोड़, टोटल हो गया 105 करोड़। फिर उसके बाद यहां पर आएगा आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है, 40 का जनरल, 5 का कैपिटल, बाकी रिटेन। तो जनरल रिजर्व है 40 करोड़, कैपिटल रिजर्व है 5 करोड़, और रिटेन अर्निंग हो गई 40, 45, 95, 50 करोड़। तो ये टोटल हो गया 95, और टोटल आपके पास नेट एसेट कितनी आ गई उसकी, 200 करोड़ की। अब निकालो इंड एएस की इक्विटी और रिको। इंड एएस की इक्विटी में क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगी 80 करोड़ की। उसके बाद आपने, फिर उसके बाद यहां से करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसने कहा था लाइबिलिटी में ट्रांसफर हो गई है। अदर इक्विटी बोले तो रिजर्व, उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, जर्नल रिजर्व उठकर आ जाएगा 40 लाख का, कैपिटल रिजर्व उठ के आ जाएगा 5 लाख का, और रिटेन अर्निंग उठ कर आ जाएगी 50 की। लेकिन आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी है, एक तो 5.5 की एडजस्टमेंट करनी है लैंड की। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व आपका उठ जाएगा 5.5 का, ठीक, 5.5 का। और आगे 78 लाख रुपए का राइट बैक करना है डिविडेंड का, तो इससे भी आपकी अर्निंग जो है वो बढ़ जाएगी। और उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल की फेयर वैल्यू चेंज हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल की फेयर वैल्यू 75 से बढ़ गई, इससे भी आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। बाकी तो सब इंफॉर्मेशन है। तो आपकी रिटेन अर्निंग नेट में कितनी बैठी, नेट में ये बैठी 50 प्लस 5.5 प्लस 0.78 प्लस 0.75, ये बैठी 57.03 की, 57.03। ये टोटल बैठेगा आपका 45 और 80, 182.03। उसके बाद रिको के अंदर क्या क्या आएगा भाई, जो दोनों के अंदर इक्विटी के अंदर है, यहां पर भी है यहां पर भी है, वो रिको का पार्ट नहीं है। जो यहां पर है लेकिन यहां नहीं है, वो रिको का पार्ट है। जो यहां पर है लेकिन यहां नहीं है, वो रिको का पार्ट है। तो इंड एएस की आपकी कितनी आ रही है, 182.03। भाई सबसे पहले इक्विटी कैपिटल देखो दोनों में है, यहां पर भी है यहां पर भी है, तो वो रिको का पार्ट नहीं है। प्रेफरेंशियल कैपिटल यहां नहीं है, तो वो रिक्लासिफिकेशन में रिको का पार्ट है। प्रेफरेंशियल कैपिटल 25 ऐड क्यों करी, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो इंड एएस से एएस की तरफ जा रहे हो। 182 में 25 इंक्लूडेड नहीं है, आप 182 से 200 की तरफ जा रहे हो, इंड एएस से एएस की तरफ जा रहे हो। इसके अंदर 25 इंक्लूडेड नहीं है, इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो आपको इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद
जर्नल रिजर्व दोनों के अंदर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये रिको का पार्ट नहीं बनेगा। कैपिटल रिजर्व दोनों के अंदर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिटेन अर्निंग दोनों के अंदर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाली आइटम्स नहीं है। ये सभी आइटम आपकी इंड एएस के अंदर जुड़ी हुई हैं, लेकिन एएस के अंदर नहीं जुड़ी। तो आपको अगर इंड एएस से एएस की तरफ जाना है तो आपको इनको हटाना पड़ेगा, तो इनको हटा दो। रीमेजरमेंट ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.03, आप हटा दो। जैसे ही आप 7.03 हटाओगे आपकी एएस का नंबर आ जाएगा, कितना है 182.03 प्लस 25 माइनस 7.03, 200 आ गया। ठीक, सबसे पहले एएस की इक्विटी निकाल लो, नेट एसेट कितनी है, और इंड एएस की निकाल लो, नेट एसेट कितनी है। फिर इंड एएस से एएस की तरफ जाना है, जो दोनों के अंदर आ रहा है वो रिको में नहीं आएगा। जो एएस के अंदर आ रहा है बट इंड एएस में नहीं आ रहा, तो अब डाल दो। जो इंड एएस के अंदर आ रहा है बस एएस के अंदर नहीं आ रहा, तो अब निकाल दो। 25 एएस के अंदर इक्विटी में आ रहा था, इंड एएस में नहीं आ रहा था, तो मैंने डाल दिया। 7.03 इंड एएस के अंदर आ रहा था, एएस के अंदर नहीं आ रहा था, तो मैंने हटा दिया। ठीक, तो उस तरीके से आपका रिकंसिलिएशन भी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एबीसी लिमिटेड एक्वायर करता है 5% इक्विटी शेयर ऑफ एक्सवाईजी फॉर 10 करोड़ इन द ईयर 1-2। द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2-3 and is assessing the fair value at the subsequent measurement of investment made in XYZ Limited. Based on the observable input, ABC Limited identified similar nature of transaction in which PQR Limited acquired 20% equity share in XYZ. तो कहता है कि एबीसी लिमिटेड ने 5% शेयर कहीं एक्वायर करा 10 करोड़ का, और वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है और उसको फेयर वैल्यू बनाना है, अपनी फेयर वैल्यू निकालनी है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए। और उसने देखा कि एबीसी लिमिटेड ने आइडेंटिफाई करा कि सिमिलर ट्रांजैक्शन है जिसमें पीक्यूआर ने 20% खरीदा था 60 करोड़ का। द प्राइस फॉर सच ट्रांजैक्शन वाज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एंटरप्राइज वैल्यू वर्सेस इबिट्टा, जो था 8 का। द करंट ईयर इबिट्टा इज 40 करोड़, तो करंट ईयर की वैल्यूएशन कितनी हो गई 8 इंटू 40, 320। इसमें आपका शेयर कितना है 5%, तो 320 इंटू 5%, 16। आपके लिए वैल्यू कितनी होगी 16 की। लेकिन एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन द वैल्यूएशन वाज डिटरमाइंड आफ्टर कंसीडरिंग 5% ऑफ लिक्विडिटी डिस्काउंट एंड 5% ऑफ नॉन कंट्रोलिंग स्टेक डिस्काउंट। तो कहता है कि भाई पीक्यूआर ने 10% के डिस्काउंट भी लिए थे, तो आप भी 10% के डिस्काउंट माइनस कर दो। 1.6 माइनस 10%, तो 14.4 आपके लिए वैल्यू निकल कर आ गई। फेयर वैल्यू निकालनी है बैलेंस शीट डेट पे, तो वो निकल कर आ गई 14.4। हाँ, इसके बाद ये खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये एमटीपी से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी, डाउट आपके सॉल्व हुए होंगे। अगर कोई पॉइंट मैंने जल्दबाजी में नहीं कवर करा उस डेप्थ में जिसमें आपको चाहिए, या जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ ये तो हो जाएगा, बट कभी कभार बच्चा उसके अंदर भी स्टक कर रहा होता है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। मेरी सारे कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करेंगे और ब्रशअप करेंगे, ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, रट्टे मार के तो किसी का गुजारा नहीं हुआ, आपका भी नहीं होगा। कॉन्सेप्चुअली समझो ये चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है। पढ़ने में भी मजा आएगा, रिटेन करने में भी ईजी रहेगा, दिमाग के ऊपर भी प्रेशर कम रहेगा। तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।